हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। तो आज हम आपके सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। वहां पे हम रेगुलरली एमसीक्यूज पोस्ट करते रहते हैं और करंट अफेयर्स वगैरह और जो भी हमें लगता है कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो वहां पे हम पोस्ट करते रहते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल डिवीजन और फिजिकल डिवीजन। पहले हम वही पढ़ेंगे। पॉलिटिकल डिवीजन जो होती है उसका क्या मतलब है कि किसी जियोग्राफिकल एरिया को, फॉर एग्जांपल कंट्री को डिवाइड करना उसके सब पार्ट्स में, जैसे स्टेट्स में, ताकि वहां पे हम उन स्टेट्स को अच्छी तरह एडमिनिस्टर कर पाएं, उसको अच्छी तरह मैनेज कर पाएं। अगर बहुत बड़ा एरिया होगा और उसका एक ही एडमिनिस्ट्रेटर होगा, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया का सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर होता और स्टेट्स के अपने अपने सीएम्स नहीं होते, तो वो प्राइम मिनिस्टर पूरी कंट्री को संभालना मुश्किल हो जाता उनके लिए, है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया है, इंडिया को डिवाइड किया है स्टेट्स में और फिर स्टेट्स को भी आगे डिवाइड किया है डिवीजन्स में और डिवीजन्स को डिवाइड किया है आगे डिस्ट्रिक्ट्स में और डिस्ट्रिक्ट्स को भी आगे डिवाइड किया है ना। तो किस लिए हम करते हैं पॉलिटिकल डिवीजन? ताकि हम किसी एरिया को अच्छी तरह मैनेज कर पाएं, अच्छी तरह उसको एडमिनिस्टर कर पाएं। फिजिकल डिवीजन क्या होती है? फिजिकल डिवीजन हम बोलते हैं उस डिवीजन को जो किसी जियोग्राफिकल एरिया, फॉर एग्जांपल कंट्री या पूरा वर्ल्ड अगर हम देखें, उसके जो टोपोग्राफिकल फीचर्स की वजह से डिवीजन हो जाए। टोपोग्राफिकल फीचर्स मतलब उसके जो लैंडस्केप है, उसकी जो वाटर बॉडीज है, उनकी वजह से जो डिवीजन हो जाए। फॉर एग्जांपल इंडिया को 5 या 6 फिजियोग्राफिक रीजन्स में डिवाइड किया है, जैसे हिमालयन माउंटेन्स है एक, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यूज। ये जो डिवीजन होती है ये टोपोग्राफिक फीचर्स की वजह से होती है। पॉलिटिकल डिवीजन का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि इसको इंसान करते हैं, इसको हम इंसान खुद करते हैं, ये हमारे कंट्रोल में होता है। जैसी पॉलिटिक्स होगी वैसी पॉलिटिकल डिवीजन होगी। लेकिन फिजिकल डिवीजन जो होती है वो इंसानों के कंट्रोल में नहीं है। हम पहाड़ नहीं बना सकते, हम दरिया नहीं बना सकते, वो सारे नेचुरल होता है, ठीक। उसके बाद जो पॉलिटिकल डिवीजन होती है उसको हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जम्मू एंड कश्मीर पहले एक स्टेट हुआ करती थी, इसको आप 2 यूटीज में डिवाइड किया। तो ये किसने किया? ये इंसान ने किया ना। तो पॉलिटिकल डिवीजन चेंज हो सकती है, डिपेंड करती है कि पॉलिटिक्स किसी जगह पे, किसी कंट्री में कैसी चल रही है, उस हिसाब से पॉलिटिकल डिवीजन चेंज होती रहती है। और जो फिजिकल डिवीजन होती है वो लगभग परमानेंट, मोर और लेस परमानेंट होती है। फॉर एग्जांपल जो अभी हिमालयन माउंटेन्स है वो कहीं नहीं जाने वाले, वो उनको आप चेंज नहीं कर सकते हो, वो इंसान के हाथ में नहीं है ना। तो फिजिकल डिवीजन जो होती है वो मोर और लेस परमानेंट होती है। और जो पॉलिटिकल डिवीजन होती है उसको हम दिखाते हैं पॉलिटिकल मैप पे, और फिजिकल डिवीजन होती है उसको दिखाते हैं फिजिकल मैप पे। ये 2 टाइप के मैप हैं, आप यहां पे देख सकते हैं कि देखिए ये है इंडिया का पॉलिटिकल मैप। इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि इंसान ने कौन सी बाउंड्रीज खींची हैं। जैसे लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर को अलग कर दिया, उसके बाद बाकी स्टेट्स में जो बाउंड्रीज हैं ये सारा इंसान के कंट्रोल में है। ये है पॉलिटिकल डिवीजन इंडिया की। और अगर आप इस साइड देखेंगे ये है फिजिकल डिवीजन इंडिया की। इसमें कोई इंसान की कोई भी इंटरवेंशन नहीं दिखेगी आपको। जैसे माउंटेन्स हैं, इनमें कोई हमारी इंटरवेंशन नहीं है। जैसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स हैं, ये खुद बने हुए हैं, नेचुरली बने हुए हैं। जैसे डेक्कन प्लेट्यू है, ये खुद बने हुए हैं, है ना। तो ये है फिजिकल डिवीजन। समझ आ गया आपको पॉलिटिकल डिवीजन और फिजिकल डिवीजन में डिफरेंस क्या है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि इंडिया को पॉलिटिकली डिवाइड करना जरूरी क्यों था। इंडिया के जो स्टेट्स हमने बनाए हैं, जो स्टेट्स को फर्दर डिवाइड किया हुआ है, वो जरूरी क्यों था, तो वो हम यहां पे देखेंगे। देखिए आप, इंडिया जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री है दुनिया में। दुनिया की पॉपुलेशन का जो 5वां हिस्सा है वो सिर्फ इंडिया में रहता है। तो कितना जरूरी है इसको पॉलिटिकली डिवाइड करना। उसके बाद देखिए आपकी 2030 तक इंडिया पहली ऐसी कंट्री बनने वाली है, चाइना भी नहीं, इंडिया पहली ऐसी कंट्री बनने वाली है जिसमें 1.5 बिलियन लोग रहने वाले हैं। मतलब इसकी पॉपुलेशन हो जाएगी 1.3 बिलियन से लेके 1.5 बिलियन पहुंच जाएगी। और ऐसा एस्टिमेट है कि 2050 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो पहुंच जाएगी 1.7 बिलियन। और इंडिया दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के हिसाब से। तो इतनी बड़ी कंट्री को पॉलिटिकली डिवाइड करना जरूरी है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे कि मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी है दुनिया में, और इंडिया में लगभग 2000 एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, और दुनिया का जो भी मेजर रिलीजन है वो आपको इंडिया में जरूर मिलेगा। और 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में 122 मेजर लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और
1599 छोटी मोटी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो जब इतनी बड़ी कंट्री हो, आपके पास इतनी एथनिक डाइवर्सिटी हो, इतनी लिंग्वल डाइवर्सिटी हो, इतनी रिलीजियस डाइवर्सिटी हो, तो उसको एक बंदा अगर हेल्म पे बैठे, मतलब एक पीएम हो सिर्फ और पूरी कंट्री उसके कंट्रोल में हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसको पॉलिटिकली डिवाइड करना मस्ट है, वरना इंडिया डेवलप नहीं हो सकता, एक कंट्री की तरह उभर नहीं सकता, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं हो सकता जब तक आप इंडिया को पॉलिटिकली डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया की जो डिवीजन हुई है वो दो तरीकों से हुई है। आप देख सकते हैं पहले लेवल पे है स्टेट्स और यूटीज। इंडिया कंट्री को डिवाइड किया है स्टेट्स और यूटीज में। उसके बाद उनको डिवाइड किया गया है डिवीजन्स में। डिवीजन्स को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रिक्ट्स को सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है, सब डिस्ट्रिक्ट्स को ब्लॉक में, और उसके बाद फर्दर डिवीजन्स हैं विलेज वगैरह म्युनिसिपैलिटीज उनके लेवल पे। और दूसरी जो डिवीजन देखोगे आप वो देखोगे जोनल काउंसिल्स। ये जो जोनल काउंसिल्स है ये स्टेट्स को ही मिला के बने हुए हैं। तो इस टॉपिक के लिए हमें इंपॉर्टेंट सिर्फ दो चीजें हैं, वो हैं स्टेट यूटीज और जोनल काउंसिल्स। ओके, अब पढ़ेंगे हम जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया की आज, वो वजूद में कैसे आई। ओके, अगर हम देखें कि 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तब इंडिया की जो टेरिटरीज थी, जो स्टेट्स थी, जो प्रोविंसेस थी, वो दो सेट ऑफ टेरिटरीज में बटी हुई थी। एक थी जो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल में थी, मतलब उनका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रूल करता था और उनके बीच में कोई भी इंटरमीडियरी नहीं था। दूसरी थी प्रिंसली स्टेट्स जो अंडर द सुजरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन थी। इसका क्या मतलब है कि प्रिंसली स्टेट्स में जो राजे रजवाड़े थे वो वहीं के थे, लोकल्स थे जो थ्रू सक्सेशन आए थे, लेकिन कंट्रोल जो एक्चुअल कंट्रोल था, इंटरनल अफेयर्स तक का जो एक्चुअल कंट्रोल था वो ब्रिटिश क्राउन का था। ठीक है, तो वो सिर्फ फिगर हेड की तरह जो राजे रजवाड़े थे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर थी एक प्रिंसली स्टेट थी, यहां के जो महाराजा थे वो सिर्फ एक फिगर हेड की तरह काम करते थे, उनको सिर्फ एक ओहदा दिया था, लेकिन एक्चुअल कंट्रोल किसका था? ब्रिटिश क्राउन का। ठीक है, और कुछ ऐसी एनक्लेव्स भी थी जैसे गोवा, दमन एंड दीव, वो फ्रांस और पुर्तगाल के कंट्रोल में थी। तो जब इंडिया आजाद हुआ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि इंडिया को ये जो इतनी प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये दो सेट ऑफ स्टेट्स हैं, इनको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, एक यूनियन में कैसे लाया जाए। और ये इनका डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव भी था, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का डिक्लेयर ऑब्जेक्टिव, मतलब उन्होंने ठान लिया था कि हम ये करके रहेंगे। और उसके बाद लगभग 10 साल लगे हैं इस पूरे प्रोसेस में। इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया का प्रोसेस जिसमें वल्लभ भाई पटेल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, वो लगभग सक्सेसफुल रहा था कुछ स्टेट्स के अलावा। मतलब कुछ स्टेट्स में प्रॉब्लम तब भी बरकरार रही, जैसे त्रवणकोर था, जोधपुर था, भोपाल, हैदराबाद और जूनागढ़ थे। फिर जूनागढ़ और हैदराबाद जो थे उनको पुलिस एक्शन के थ्रू इंडिया में यूनाइट किया गया। ऑपरेशन पोलो था नाम उस पुलिस एक्शन का जो हैदराबाद में लिया गया, जिससे जो हैदराबाद था वो इंडिया के कंट्रोल में आया। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंडिपेंडेंस के बाद भी कुछ टेरिटरीज जो थी, कुछ फ्रांस के पास थी और कुछ पुर्तगाल के पास थी, जैसे पौंडीचेरी, कराईकल, यनम, माहे और चंद्रनागौर, ये अभी भी इंडिपेंडेंस के बाद भी फ्रांस के पास थी। लेकिन फ्रांस से ये टेरिटरीज वापस लेने के लिए इंडिया को ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। वोटिंग हुई, प्लेबिसाइट हुआ, उसके बेसिस पे इंडिया ने ये सारी टेरिटरीज वापस ले ली। पौंडीचेरी को इंडिया ने 1954 में वापस लिया और इसको फिर 1962 में एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया और पौंडीचेरी, कराईकल, यनम, माहे ये सारे इसी में मिल गए। ये सारे मिलके एक पौंडीचेरी यूटी बनाई गई। ठीक है, और उसके बाद जो चंद्रनागौर बचा ये वेस्ट बंगाल को ट्रांसफर किया गया। अब ये चंद्रनागौर जो है वो वेस्ट बंगाल का हिस्सा है। ठीक, अब बात आती है पुर्तगाल की। पुर्तगाल के कंट्रोल में था दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली और गोवा। और पुर्तगाल से ये वापस लेना, ये टेरिटरीज वापस लेना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पुर्तगाल को ऐसा लग रहा था कि ये जो अगर इन्होंने इंडिया ने ये वापस ले ली सारी टेरिटरीज तो पुर्तगाल के लिए, नेशनल प्राइड के लिए, उनके लिए एक खतरा था। ठीक है, तो 1954 में क्या हुआ कि दादर और नगर हवेली में एक अपराइजिंग हुई, एक रिबेलियन हुआ, जिसने पुर्तगाल का जो रूल था वहां पे उसको खत्म कर दिया। ओके, और 1954 से लेके 1961 तक जो दादर और नगर हवेली एक फ्री स्टेट की तरह काम करने लगी। लेकिन फिर 1961 में क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को थोड़ा अमेंड कर दिया गया और दादर और नगर हवेली को एज यूनियन टेरिटरी उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया। ठीक, अब बचा दमन एंड दीव और गोवा।
उसके लिए क्या करना पड़ा, उसके लिए इंडिया को एक मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ा जिसका नाम था लिबरेशन ऑफ गोवा या ऑपरेशन विजय, जिसका कोड नेम था। वो करना पड़ा इंडिया को 1961 में। उस ऑपरेशन की वजह से इंडिया ने जो था वो पुर्तगाल से गोवा और दमन एंड दीव वापस ले लिया। ठीक, फिर 1961 में गोवा, दमन और दीव को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ये एक ही पहले यूनियन टेरिटरी थी। उसके बाद 1987 में गोवा को एक स्टेटहुड का दर्जा दिया गया और दमन और दीव को एक अलग से यूटी बनाया गया। और ये बात तो सबको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर को फिर 2 यूटीज में डिवाइड किया गया 2019 में, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ठीक है, उसके बाद फिर 22 दिसंबर 1953 में एक कमीशन बनाई गई थी जिसका नाम था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ये किस लिए बनाई गई थी, ताकि ये रिकमेंडेशन दे सके कि ये जो स्टेट्स की बाउंड्रीज हैं उनको कैसे रीऑर्गेनाइज किया जाए, मतलब कैसे नई स्टेट्स बनाई जाए जो नए इंडिया के लिए अप्रोप्रिएट थी और लोकल्स की जो एस्पिरेशंस थी उनको भी फुलफिल कर सके। क्योंकि जो पहले ब्रिटिशर्स ने जो स्टेट्स बनाई थी वो उन्होंने अपनी कॉन्वीनियंस के हिसाब से बनाई थी। उन्होंने कोई ख्याल नहीं रखा था कि जो लोकल लोग हैं वो क्या चाहते हैं। तो इसलिए ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई। इसके कौन मेंबर्स थे, फजल अली, के.एम. पानीकर और H.N. कुंजरू इसके मेंबर्स थे। ठीक है, फिर जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस दी वो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में इंप्लीमेंट की गई। और जो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 है, इसने जो स्टेट्स बनाई वो लिंग्विस्टिक लाइंस पे बनाई, मतलब लैंग्वेज के लाइन पे बनाई। ओके, तो अब हम देखते हैं प्रेजेंट जो सिनेरियो है इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का, वो क्या है। आपको पता ही है इंडिया इज ए फेडरल यूनियन कंप्राइजिंग ऑफ 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। फेडरल यूनियन का क्या मतलब है, फेडरल यूनियन का यह मतलब है कि जो इंडिया है वो एक यूनियन है। मतलब क्या है कि बहुत से स्टेट्स का बना हुआ एक यूनियन है, उसमें फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि ये जो स्टेट्स हैं उनको काफी हद तक ऑटोनॉमी दी गई है कि वो अपने मसले, अपने अफेयर्स खुद संभालें, लेकिन वो एक यूनियन में रहेंगी जिसको हम बोलते हैं इंडिया। ठीक है, इसमें क्या है कि जो स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है उसको अलग रखा है और यूनियन की गवर्नमेंट को अलग रखा है। यह होता है फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने पहले भी कहा, इसको बहुत जरूरी है याद रखना कि ये जो इंडिया में स्टेट्स बनाई गई थी ये लैंग्वेज के बेसिस पे बनाई गई थी, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाई गई थी। ठीक है, यहां पे आपको लिस्ट दिख रही होगी सारे स्टेट्स की और उनके कैपिटल्स की और यूनियन टेरिटरीज की भी नीचे और उनकी कैपिटल्स की। ये आपको याद रखना मस्ट है क्योंकि इस टॉपिक के अकॉर्डिंग ऐसा क्वेश्चन कोई ना कोई आपको एग्जाम में आ सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में हैं। अगर हम देखें एरिया के हिसाब से तो इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट बनती है राजस्थान, उसके बाद दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र। ठीक है, गोवा जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे छोटी स्टेट है। उसके बाद उत्तर प्रदेश मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, मतलब सबसे बड़ी स्टेट है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आती है, उसके बाद बिहार। ठीक, सिक्किम जो है वो लीस्ट पॉपुलस स्टेट है, मतलब सबसे कम पॉपुलेशन किस स्टेट में है, सिक्किम में। और लक्षद्वीप जो है वो सबसे छोटी यूटी है। यूपी जो है उसमें सबसे ज्यादा डिवीजन्स हैं 18 डिवीजन और सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं 75 डिस्ट्रिक्ट्स। कच्छ जो गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है वो इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। दूसरे नंबर पे है लेह और उसके बाद माहे पुडुचेरी, जिसका नाम पौंडीचेरी पहले था अब पुडुचेरी रखा गया। उसका जो माहे डिस्ट्रिक्ट है, जो मैंने पहले भी कहा ये पहले फ्रांस की टेरिटरी थी, है ना। ये सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में। आपको पता है कि पहले जो यूटी थी उसका नाम था पौंडीचेरी, फिर 20 सितंबर 2006 में नाम चेंज कर दिया गया और पुडुचेरी रखा गया और पुडुचेरी को व्हाइट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जोनल काउंसिल्स के बारे में। इंडिया को टोटल 5 जोनल काउंसिल्स में डिवाइड किया गया है और ये जोनल काउंसिल्स क्या हैं, ये एडवाइजरी काउंसिल्स हैं। और ये कैसे बनाए गए, इनको बहुत सी इंडिया की जो स्टेट्स हैं उनको एक साथ करके 5 जोनल काउंसिल्स बनाए गए। किस लिए, ताकि जो किसी पर्टिकुलर जोनल काउंसिल्स में जो स्टेट्स हैं उनमें कोऑपरेशन बनी रहे। ओके, और इसका आइडिया, ये जो जोनल काउंसिल्स हैं इसको बनाने का आइडिया किसका था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्राइम मिनिस्टर इंडिया के थे उनका आइडिया था। वजह क्या थी,
आपको पता है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया उसके बाद लैंग्वेज की लाइंस पे, लिंग्विस्टिक लाइंस पे स्टेट्स का बनाने का जो मसला था वो बहुत बड़ा हो चुका था और लोगों के बीच में बहुत सी हॉस्टिलिटीज थी। तो उनको रोकने के लिए, उनको खत्म करने के लिए और इंडिया में कोऑपरेशन लाने के लिए ये आइडिया दिया गया कि बहुत सी स्टेट्स को मिला के जोनल काउंसिल्स बनी रहे। वजह क्या थी? टू डेवलप द हैबिट ऑफ कोऑपरेटिव वर्किंग, ताकि कोऑपरेशन के साथ हर एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ मिलके काम करे। और इसको कानूनी रंग कैसे दिया, कानूनी बैकिंग कैसे दी, इनको फिर इनकॉर्पोरेट किया गया पार्ट 3 ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में। ठीक है, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग जो जोनल काउंसिल्स बने उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? पहला था ब्रिंगिंग आउट नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब क्या है कि इंडिया को इंटीग्रेट किया जाए, एक साथ किया जाए। ठीक है, दूसरा क्या था? अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ एक्यूट स्टेट कॉन्शियसनेस, रीजनलिज्म और लिंग्विज्म। मतलब क्या था? स्टेट कॉन्शियसनेस को, मतलब ये कॉन्शियसनेस कि मेरी स्टेट सबसे अच्छी है, दूसरों की स्टेट खराब है, ये ऐसी फीलिंग्स, रीजनलिज्म हमारा रीजन सबसे अच्छा है, बाकियों का रीजन अच्छा नहीं है, या लिंग्विलिज्म हम मतलब हमारी लैंग्वेज सबसे अच्छी है, बाकियों की नहीं है, ये जो फीलिंग्स थी उस दौरान उनको खत्म किया जाए। उसके बाद एनेबलिंग द सेंटर एंड स्टेट टू कोऑपरेट एंड एक्सचेंज आइडियाज एंड एक्सपीरियंस। और पांचवा ऑब्जेक्टिव था एस्टेब्लिशिंग ए क्लाइमेट ऑफ कोऑपरेशन अमंग द स्टेट्स फॉर सक्सेसफुल एंड स्पीडी एग्जीक्यूशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। कोऑपरेशन रहे स्टेट्स के बीच में और जो भी डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट हैं तेजी से काम करें। ओके, तो ये हैं 5 जोनल काउंसिल और इनके मेंबर स्टेट कौन कौन सी और यूटीज कौन कौन सी है, ये सारा यहां पे लिखा हुआ है, आपको ये याद होना चाहिए। और इनके हेडक्वार्टर कहां पे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप देखिए कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो थी वो पहले किसी भी जोनल काउंसिल में इंक्लूड नहीं की गई, फिर उनके बाद एक नई स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई, मतलब कानूनी बॉडी बनाई गई, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। और वो किसके अकॉर्डिंग बनाई गई? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971। और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 है इसमें ओरिजिनली कौन कौन सी स्टेट थी? इसमें सिर्फ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा था। लेकिन फिर बाद में इस काउंसिल में सिक्किम को भी इंक्लूड किया गया। आप यहां पे मैप पे भी देख सकते हैं कौन कौन सा जोनल काउंसिल्स है। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।